एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राजा दांगबी के पास आते हैं। दांगबी बहुत दुखी थी क्योंकि अब बारिश आ चुकी थी और उसे घर वापस जाना होगा। राजा दांगबी को गले लगा लेते हैं। दांगबी देखती है कि बारिश बंद होने वाली है और अगर एक बार बारिश बंद हो गई तो वो घर वापस नहीं जा पाएगी। ये जानते हुए भी वो ये सब होने देती है। राजा दांगबी से कहते हैं कि बारिश आ चुकी है, अब तुम घर जा सकती हो और तुम्हारे घर जाने के लिए मैंने शिप भी तैयार रखी है। वो वहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो वहाँ पर भी भागकर ही आई थी। तभी वहाँ राजा का बॉडीगार्ड आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि दांगबी की जान को खतरा है और उसकी जान बचाने के लिए राजा बॉडीगार्ड के साथ दांगबी को भेज देते हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड ये जान चुका है कि दांगबी फ्यूचर से आई है और वो ये बात मिनिस्टर को बता चुका है, जिस पर मिनिस्टर ने उसे कहा है कि अगर वो दांगबी को मार देगा तो वो उसे अच्छी पोजीशन दिला देगा। पर अब तो राजा ने दांगबी को बॉडीगार्ड के साथ ही भेज दिया था। मिनिस्टर ये सारी बात रानी को बताता है और ये जानने के बाद रानी राजा के कमरे में जाकर देखती है जहाँ उसे एक संतरा मिलता है जिसे राजा ने काफ़ी संभाल के रखा था और उसने ये संतरा पहले भी देखा था दांगबी के पास। जब राजा को पता चलता है कि मिनिस्टर को लगता है कि दांगबी दुश्मन है और उसने बॉडीगार्ड को उसे मारने भेजा है, तब वो तुरंत दांगबी को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ दांगबी जंगल में बॉडीगार्ड के साथ रुकी थी क्योंकि उसे पानी पीना था, लेकिन बॉडीगार्ड उसे काई जमा पानी पीने से मना करता है। फिर हम बॉडीगार्ड को तलवार चलाते देखते हैं, लेकिन ये तलवार दांगबी को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए थी। उसके पीछे आए हुए सिपाही जो उसे मारने वाले थे उनसे दांगबी की रक्षा करने के लिए थी। बॉडीगार्ड दांगबी को घोड़े पर बैठकर जल्दी वहां से निकलने को कहता है और बाकी सारे सिपाहियों को अकेले संभालता है। पर दांगबी ने आज से पहले कभी हॉर्स राइडिंग नहीं करी थी, इसीलिए उसे घोड़ा चलाना नहीं आता। तभी उसे कैरियोके में करा गंगनम स्टाइल डांस याद आ जाता है, जिसके स्टेप के थ्रू वो घोड़े को इजीली कंट्रोल में कर लेती है। आगे जाकर दांगबी को दो रास्ते दिखते हैं जिस पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि किस रास्ते पर जाए। तभी उसे याद आता है कि बॉडीगार्ड ने उसे कहा था कि उसे समय का पीछा करना है और पुराने समय में समय मतलब होता था सूरज, इसीलिए वो सूरज का पीछा करती है और बीच पर पहुंच जाती है। यहाँ राजा भी दांगबी को ढूंढते हुए बीच तक आ जाते हैं और दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ रानी राजा को ढूंढते हुए जंगल में आ गई थी। उसके पैर में चोट लगी होने के बावजूद भी वो चलते जा रही थी, जहाँ उसे बॉडीगार्ड मिल जाता है जो उसकी चोट पर जड़ी बूटी लगाता है। फिर बॉडीगार्ड के साथ वो उसके घर आ जाती है जहाँ उसे फ्लैशबैक में अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज आती हैं और उसे याद आता है कि उन्होंने बचपन में साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा है। फिर सीन शिफ्ट होता है राजा और दांगबी पर, जहाँ राजा दांगबी के हाथ पर लव लिखते हैं जो उन्होंने उसकी हुडी पर लिखा देखा था और दांगबी कहती है मी टू। पर दांगबी को याद आता है कि अरे राजा को तो इसका मतलब मालूम ही नहीं है। फिर दांगबी राजा को लव का मतलब समझाती है। तब राजा को समझ आता है कि हर एक लैंग्वेज के अपने लेटर्स हैं, पर कोरियन में अभी तक कोई ऐसे लेटर्स नहीं है क्योंकि कोरियंस अभी तक चाइनीज लेटर्स ही यूज करते हैं। पर चाइनीज लेटर के डिफिकल्ट होने के कारण राज्य में सभी लिख पढ़ नहीं सकते थे। तब राजा डिसाइड करते हैं कि वो कोरियन लेटर्स इन्वेंट करेंगे। तभी दांगबी नोटिस करती है कि नोट पर बने राजा की शक्ल बिल्कुल इन्हीं राजा से मिलती थी और उसे समझ में आ जाता है कि हंगुल जो कि कोरियन लेटर्स हैं उन्हें इन्वेंट करने वाले राजा यही होंगे। पहले जाने से पहले दांगबी को प्यास लगती है जिसके लिए वो पानी पीने जाती है, पर उसे याद आता है कि बॉडीगार्ड ने कहा था कि काई जमा पानी नहीं पीना चाहिए और उससे समझ आ जाता है कि उसके टैंक में भी काई जमी है, इसलिए उसकी बनाई हुई मशीन अच्छे से वर्क नहीं कर रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी पैलेस में हैं जहां बॉडीगार्ड को 4th पोजीशन दे दी गई है और दांगबी के ऊपर लगाए हुए आरोपों को भी वापस ले लिया गया है। मिनिस्टर दांगबी को भी पोजीशन देने की बात करते हैं जिस पर उसके पार्टनर कहते हैं कि वो किसकी तरफ है, तो वो कहते हैं कि वो देश की तरफ है। ये बात दांगबी सुन लेती है। दांगबी फिर से राजा को पढ़ाना शुरू कर देती है। इस बार दांगबी की गलती निकलती है पर राजा उसे पनिश नहीं करते। वैसे राजा पढ़ने से ज्यादा दांगबी पे ध्यान दे रहे थे। रानी चुपके से खाना खा रही होती है, तभी वहाँ दांगबी आ जाती है और वो उसे इशारे से चुप रहने का कहती है। दांगबी उसे अपने भी स्नैक्स खिलाती है। रानी दांगबी को बताती है कि उसने एक चित्र बनाया है और वो उसमें आसमानी रंग भरना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे वो रंग कहाँ मिलेगा।
जिस पर दांगबी उस चित्र को बीच से काट देती है और आसमान की ओर दिखाती है, जिससे उसमें वही रंग भर जाता है और रानी बहुत खुश हो जाती है। रानी को दांगबी बहुत अच्छी लगने लगती है। वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। वो ये बात अपने पिता को भी बताती है, जिस पर उसके पिता बहुत गुस्सा करते हैं कि जिस लड़की से इसे सबसे ज्यादा नफरत होनी चाहिए वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती है। ये बात वो राजा की मदर को भी बताती हैं, जिसपे वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो दांगबी को राजा की कॉन्क्यूबाइन बना देंगी। अगले दिन दांगबी को बहुत सुंदर तैयार करा जाता है। पहले तो वो बहुत खुश होती है कि उसे किस पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, पर उसे जब पता चलता है कि उसे कॉन्क्यूबाइन बनाया जा रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है। पर रास्ते में उसे राजा मिल जाते हैं और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आते हैं, जहाँ वो राजा से कहती है कि वो एक लड़की है, लड़का नहीं, और ये बात छुपाने के लिए राजा उसे माफ़ कर दें। पर राजा कहते हैं कि उसे ये बात पहले से ही मालूम है। राजा उससे ये भी कहते हैं कि वो यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि उसे उसकी कॉन्क्यूबाइन बनाकर भेजा गया है। राजा उससे ये भी कहता है कि वो यहाँ से कभी ना जाए, जब बारिश हो जाए उसके बाद भी, जिस पर दांगबी कुछ नहीं कहती और दोनों चुपचाप सो जाते हैं। नेक्स्ट डे रानी दांगबी को महारानी के पास ले जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल उसकी माँ से मिलती थी, जिसे देखकर महारानी भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। राजा दांगबी को प्रपोज करने के लिए एक हेयर पिन लाए थे और उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सभी दांगबी सुन लेती है और बहुत ही दुखी हो जाती है। रात के समय राजा दांगबी के पास आते हैं, जो उसे स्कूल ड्रेस में देखते हैं, जो बहुत ही दुखी लग रही थी। राजा उसे लेकर एक रूम में आते हैं जहां हांगुल के सारे लेटर्स थे और हमें समझ आ जाता है कि राजा ने हांगुल्स के सभी लेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। वो दांगबी को बताते हैं कि अब हमारे राज्य के भी सभी लोग पढ़ लिख सकेंगे और फिर उसे वो हेयर क्लिप देते हैं, पर दांगबी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अब अपने घर वापस जाना होगा। राजा के मना करने पर भी जब वो नहीं मानती तो राजा गुस्से में वो क्लिप वहीं फेंक कर चले जाते हैं। तभी अचानक दांगबी पर हमला हो जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और फिर उस रूम में आग लगा दी जाती है। उस रूम में आग लग गई है और दांगबी वहीं है। ये बात रानी राजा तक पहुंचाती है और राजा जल्द ही दांगबी को बचाने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा ने इस हमले के लिए कसूरवार सभी लोगों को इकट्ठा करा था, जिसमें मिनिस्टर और बॉडीगार्ड भी शामिल थे। फिर वहां दांगबी आ जाती है, जिसे देखकर मिनिस्टर बहुत शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमले की वजह से दांगबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि हमला दांगबी की जगह उसकी मैथ्स बुक ने सह लिया था। दांगबी इस सब का आरोप मिनिस्टर पर लगाती है क्योंकि दांगबी के पास टैलेंट था बिना किसी का चेहरा देखे ही उसकी आवाज़ पहचान लेना। और जब मिनिस्टर से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहते हैं कि उन्हें डर था कि जब लोगों को पढ़ना लिखना आ जाएगा तो उन्हें फिर मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिस पर राजा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और तो और सभी लोगों को पढ़ना लिखना आ जाने से राज्य की और ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। दांगबी फिर राजा को अपनी मैथ्स बुक दिखाती है, जिस पर लिखे लेटर्स को देखकर राजा को समझ आ जाता है कि दांगबी सच में फ्यूचर से आई है। फिर वो वहाँ एक आदमी को देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी टीचर से मिलती थी। रानी भी बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी ड्रेस में अपने मर्जी के कलर भर सकती थी। फिर वो वहाँ उस बच्चे से भी मिलती है और उसे गिफ्ट देती है और वो बॉडीगार्ड से भी मिलती है जिसका फेस बिल्कुल आइडल के जैसा दिखता था, जिस पर वो उससे कहती है कि तुम कभी भी गाना मत छोड़ना। बॉडीगार्ड ये सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मुझे गाना गाना पसंद है। फिर राजा और दांगबी लास्ट टाइम बीच पर आते हैं जहां बारिश होने लगती है और राजा को समझ आ जाता है कि अब दांगबी को वापस जाना होगा। राजा उसे नहीं रोकते और दांगबी वहां से चली जाती है। दांगबी उसी टाइम में वापस आ जाती है जहां उसे वही बच्चा मिलता है जो उसे पुराने टाइम में नूना कहता था। वो जल्दी स्कूल जाती है जहां अभी भी एग्जाम चल रही थी। वो देखती है कि एग्जामिनर की शक्ल बिल्कुल मिनिस्टर से मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक तो होती है पर फिर अपने एग्जाम देने लगती है। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम से मिलती है। उन्हें मिलकर वो बहुत खुश होती है और इमोशनल भी। फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे उसी राजा के बारे में बताती है और ये भी कि उन राजा की 12 से ज़्यादा वुमेन्स थी और जिसे वो पसंद करते थे उसे एक संतरा देते थे। ये सुनकर दांगबी खुश थी। वो टीवी पर उसी आइडल को भी देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल बॉडीगार्ड से मिलती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दांगबी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी बारिश होने लगती है और सामने भरे पानी के गड्ढे को देखकर दांगबी को राजा की याद आ रही थी। वो उसमें पैर डालकर देखने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी कोई उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है
जो और कोई नहीं राजा ही थे। दांग भी बहुत ज्यादा शौक थी। वो उसे बताते हैं कि वो उससे पहले भी मिल चुके हैं, जब बस में वो अपना अम्ब्रेला भूल गई थी और वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही मग्न थी। पर राजा फुल टाइम दांगबी को ही देख रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। बाय।